ये कहानी लेखक और अनुवादक दोनों की अनुमति से पहली बार यूट्यूब पर प्रकाशित की जा रही है। अगर आप लेखक और अनुवादक से संपर्क करना चाहते हैं तो आपको उनके ईमेल और एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। सिंधी कहानी थकी हुई मुस्कान। लेखक हरिकांत जेठवानी। अनुवाद देवी नागरानी। टेलीग्राम का नीला कागज देखकर मन में चाहत के खिलाफ संजोई उम्मीदें पुरजा पुरजा हो गई। लगा शायद अनुमान सही निकला। छाया अब नहीं रही। तार में यही संदेश था, एक बड़ी घटना की अल्प सूचना। अनहोनी नहीं घटी थी। जो हुआ था उसकी कल्पना मैंने तभी की थी जब उसके साथ आखिरी बार मिलने के लिए मुंबई पहुंच गया था। वो शायद जून का पहला हफ्ता रहा होगा। 4 माही बरसात शुरू होने लगी थी। ट्रेन में रात भर जागते, अलिखित, अस्पष्ट अपराव भाव के तहत खिड़की से पेड़ों की नाचती परछाइयों को ताकते कैसे 500 किलोमीटर यात्रा तय की थी। फिर जल्दी जल्दी टैक्सी में बैठकर बांद्रा स्टेशन से कार्टर रोड पहुंचा था। 8 मंजिली इमारत के आखिरी फ्लोर पर उसके फ्लैट के सामने जाकर खड़े होने के बाद भी विश्वास ही नहीं होता था कि छाया के साथ साक्षात्कार हो पाएगा और उसे उसी रूप में देख सकूंगा जिसमें शायद 5 साल पहले दिल्ली छोड़ते वक्त देखा था। बादामी रंग के दरवाजे पर पीतल की नेम प्लेट चमक रही थी, उसके पिता के नाम की। आंखें नेम प्लेट के आखिरी अक्षरों पर अटक गई। डीएसपी रिटायर्ड। मन में एक तस्वीर उभर आई, शेर की आंखों वाले एक जानदार शख्स की। मैंने दूसरी बार बजर दबाया। बिल्डिंग का चौकीदार जो मेरी सूटकेस लेकर लिफ्ट चलाकर मेरे साथ ऊपर आया था, उसने शायद मेरी परेशानी जान ली। झिझकते हुए बताया कि कल दीदी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। 2 बार डॉक्टर को बुलवाया था। कैंसर का कोई इलाज नहीं है साहब, कमाल है। लगा चौकीदार ने मुझे घूंसा मारा हो। मैं उस आकस्मिक आक्रमण के लिए तैयार न था। उस चोट ने मेरे अपराध भाव को और बोझिल बना दिया। छाया को कैंसर है, उसके बिल्डिंग के चौकीदार को पता है और मुझे। दोष मेरा नहीं था। अपनी धुन में रहते पिछले 5 सालों से मैं उससे संपर्क ही कितना रख पाया था। दरवाजे के पीछे भारी आहट, कोई धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा था। ताले में चाबी घूमने की आवाज़, दरवाजे के गीले लकड़े का अनचाहा चीत्कार और फिर उसके बाप से मुलाकात। सफ़ेद घनी भौं से लगभग ढकी 2 आंखें जिन्हें ऊपर उठाए बिना ही थकी आवाज़ में पूछा, कौन? मैंने आगे बढ़कर उनके पैर छुए। मैंने पहचाना नहीं, उन्होंने मजबूरी में कहा। लगा उनकी नज़र काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। मैं हूँ डैडी, मैं। छाया के साथ अपनापन कायम होने के बाद मैं भी उन्हें डैडी ही बुलाया करता। अच्छा तुम हो, अंदर आओ ना। उस घर में मेरी आवाज़ की पहचान कायम है, सोचकर खुशी हुई। लेकिन उनके छोटे से वाक्यांश का पहला हिस्सा दूसरे हिस्से के कितना करीब था मैंने समझने का प्रयास किया, पर उसके मुड़कर चलने पर भी मैं उनके पीछे चल पड़ा। गुफा जैसी सीमित अंधेरी कॉरिडोर से गुजरकर वो बाईं ओर मुड़ा जहाँ निमित्त तबके की बैठक थी। खिड़कियों पर पर्दे लगे हुए थे, इसीलिए काफ़ी अंधेरा। सामने दीवार के साथ लैंप स्टैंड के पास कुछ रोशनी थी। एक कमरे में महदूद साइड टेबल पर रखी एस्ट्रे में आधा जला सिगार पड़ा था, जिसमें से अभी भी हल्का हल्का धुआं निकल रहा था। लगा हुआ काफ़ी वक्त से जागा हुआ था या शायद रात भर सोया ही न था। कमरे में एक रहस्यमय गंध थी जो बारिश के दिनों में बंद खिड़कियों वाले मकानों में अक्सर पाई जाती।
अजीब विनम्रता के साथ उसने मुझे सोफ़ा पर बैठने के लिए कहा और खुद दीवान पर बैठकर सिगार लेकर उसे फिर से सुलगाने की कोशिश करने लगे। पल भर के लिए उनके चेहरे पर पड़ी लाइटर की रोशनी में मैंने देखा उनकी रोशन आंखें, जो हर वक्त हर दिशा में उत्साह से देखती रही थी, बुझी हुई और सहमी हुई थी। शायद उसने भाप लिया कि मैं लगातार उनकी ओर देख रहा था। अच्छा किया जो आए, नहीं तो, कहकर वो चुप हो गया। वैसे भी वो मुंह से कम आंखों से ज़्यादा बतियाते थे। हम उसकी आंखों की भाषा समझ लेते थे। हम यानी छाया और मैं। शुरू से ही। छाया कैसी है, मैंने पूछा। काफ़ी देर के बाद उसने जवाब दिया, जैसे अपने आप से बात करते हुए धीमे से कहा, मैं सोचता हूँ। क्या सोच रहे? सिगार का धुआं शायद उनके फेफड़ों में चला गया। वे बुरी तरह खांसने लगे। काफ़ी देर के बाद सांस संभालते हुए उन्होंने उसी अंदाज में कहा, अभी कुछ कह नहीं। कहाँ है? उस कमरे में। उन्होंने एक अधखुले दरवाजे की ओर इशारा किया। तुम उससे मिल सकते हो। अगर नींद हो तो जगाना मत। कल दिन तमाम भोगा है। डॉक्टर दोबारा आया था। दर्द उभरता है तो जैसे 100 बिच्छू एक ही वक्त डंक मारने लगते हैं। उसकी छटपटाहट। वे फिर चुप हो गए। कुछ देर बाद खुद को संभालते हुए बताया, डॉक्टर इंजेक्शन लगाकर जाता है तो कुछ आराम मिलता है, पर थोड़ी देर के लिए। क्या सच में? हाँ। कैंसर। कहाँ? अंतड़ी में। उसे पता है? हमने बताया नहीं, लेकिन हर हफ्ते टाटा इंस्टीट्यूट में जाने का मतलब वो नहीं समझती होगी। ऐसा नहीं समझना चाहिए। कॉलेज अप्रैल तक पढ़ती रही, छुट्टियों में ही पता चला। फिलहाल छुट्टी पर है, पर जाने के लिए बहुत जिद कर रही है। मनोस्थिति कैसी है? उनकी आंखों में अचानक चमक आ गई। गला साफ करते हुए विश्वास भरे अंदाज में कहा, पुलिस ऑफिसर की बेटी है। रिलीफ मिलते ही मुझे दिलासा देने बैठ जाती है। उनका सिगार शायद बुझ गया था। उसे एस्ट्रे में झटक कर फिर से लाइटर जलाया। देखता हूँ, शायद जागी है। उन्होंने इजाजती अंदाज में गर्दन दरवाजे की ओर मोड़ ली। मैं उठ खड़ा हुआ और दबे कदमों से कमरे में चला गया। छाया के कमरे में बैठक से भी अधिक अंधेरा था। शुरू शुरू में कुछ भी नज़र नहीं आया। मैं खड़ा रहा। धीरे धीरे कमरे की हर एक चीज़ मेरी आंखों में आकार पाने लगी। सबसे पहले एक चौड़ा पलंग और उस पर सफ़ेद चादर ओढ़े एक आकृति बेहद छोटी लग रही थी, गोया 10-12 साल का बच्चा हो। विश्वास ही नहीं आ रहा था कि वो छाया हो सकती है। पलंग के पास एक छोटी अलमारी, जिस पर कुछ आधी भरी आधी खाली शीशियाँ, पानी का जग। बाईं तरफ एक शोकेस, स्टीरियो कैसेट डेक, उसके आसपास बिखरे हुए कुछ कैसेट्स। पलंग के सामने दीवार से लगे 2 सोफ़ा नुमा कुर्सियाँ। धीरे धीरे सब साफ स्पष्ट होने लगा। मैं चुपचाप उसके सामने बैठ गया। वो आराम से सोई रही। बीमारी ने उसका चेहरा विकृत नहीं किया था। गहरे अंधेरे में भी वो पहचान से दूर नहीं लगी। कम से कम उसके चेहरे पर बीमारी का ख़ास असर नहीं आया। उसे देखकर लगा वो बेकार ही डर गए। असल में आदमी की बीमारी से ज़्यादा बीमारी की चेतना पछाड़ देती। मानसिक सतह पर हार कबूल करने के बाद वो टूटने लगता। छाया के चेहरे पर ऐसा कोई भी निशान न था। कुछ थकावट जरूर रही, जो आत्मसंघर्ष का स्वाभाविक परिणाम लगी। उसने हार नहीं मानी थी, ऐसा मुझे विश्वास हुआ। अरे तुम? बिल्कुल वही आवाज़ और वही अंदाज। अरसे बाद मिलने के बाद भी उसकी अपनाहियत गुम नहीं हुई। आंखें खोलते ही कहा, मैं सपना तो नहीं देख रही? छूकर देखो। मैं उठकर उसके पास पहुंच गया और अपना हाथ बढ़ाकर तकिए पर रखा। उसने धीरे धीरे करवट लेते हुए अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा और आंखें मूंद ली। तुम्हारा हाथ इतना ठंडा क्यों है? आंखें बंद होते हुए उसने पूछा। मेरा हाथ ठंडा नहीं है, तुम्हारा हाथ गर्म है, मैंने उत्तर दिया। कहीं कोई असमानता जरूर है ना? शायद। तुम बैठते क्यों नहीं? मैं उसके पलंग के किनारे पर बैठ गया। उसके बिस्तर में से दवाओं की बू आ रही थी, हल्की। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं।
तुम्हें यहाँ की बू अच्छी नहीं लग रही है ना? सच सच बतलाना। कमाल है, वो अब भी मेरे विचारों की आहट तक पहचान लेती है। मैंने सोचा, हाल ही में मुझे इतनी इंजेक्शन लगी हैं, इतनी जो स्पिरिट लगाई गई है कि मैं खुद स्पिरिट बनती जा रही। मैंने उसकी आंखों में देखा जहाँ मुझे शरारत नजर आई। घबराओ मत, स्पिरिट बनकर तुम्हारा पीछा नहीं करूँगी, बनूंगी तो पेड़ बनूंगी दूसरे जन्म में। क्या कह रही हो? तुम्हें पहाड़ अच्छे लगते हैं ना? मैं 2-3 जन्म लेकर किसी हिल स्टेशन पर पेड़ बन जाऊंगी, वहाँ तो आओगे ना? छाया, उसके बाल सहलाते मैं इतना ही कह पाया। कब आए? तुमसे ये पूछना तो भूल गई, थोड़ी देर पहले। कहाँ से? अब वहाँ हो क्या? नहीं, माउंट आबू से लौटते गया था। एक कारखाने में तुम्हारा भाई मिल गया, जो लेबर ऑफिसर है। उसी ने ही तुम्हारे बारे में बताया, फ़ौरन चला आया। थैंक यू क्यों कहा? उसके होठों पर शरारत भरी मुस्कान थी, एक थकित मुस्कान। छाया को इस तरह हंसता बतियाता देखकर लगा कि मुझे जो उसके बारे में बताया गया है वो झूठ है, गलत है। सच और सही है तो सिर्फ उसकी मुस्कुराहट है, जो अब भी है और करीब करीब ऐसी है जैसी बरसों पहले क्लास में लेक्चर देते, कॉमन रूम में अलग अलग विषयों पर बहस करते या कॉफ़ी हाउस में साहित्य पर चर्चा करते वो बिखेरती रहती थी। दिल्ली में ही हो? दिल्ली तो तुम्हारे वहाँ रहते हुए ही छोड़ कर गया था। अरे हाँ, कॉलेज से इस्तीफ़ा देकर तुम कलकत्ता चले गए। उसके बाद काफ़ी यात्राएं की। कहाँ पहुँचे हो? कहीं भी नहीं। मतलब? पिछले महीने 7वीं नौकरी छोड़ी। कहाँ? दार्जिलिंग के पास, चाय के खेत में। राजनीति के लेक्चरर का चाय के खेत से क्या वास्ता? पार्टी का हुक्म था, अपना पाठ पूरा करने चला आया। मतलब तुम्हारी वही हरकतें अभी तक जारी हैं? तुम डैडी की भाषा कब से बोलने लगी? ओ सॉरी। वो अचानक चुप हो गई और कहीं खो सी गई। काफ़ी देर के बाद दूर से अपनी आवाज़ में कहा, डैडी के असर को तो नकार नहीं सकती ना, खास करके जब से मम्मी नहीं रही। दोनों भाई आते हैं कभी कभी दस्तूर निभाने। डैडी ये ख्याल रखते हैं मेरा, बहुत चिंतित रहते हैं, घंटों बैठ रहे हैं यूं ही गुमसुम अकेले, छिप छिप कर रोते हैं और खुद ही अपने आंसू पोंछते हैं। मुझे लगा उनकी इन हालातों में मेरा भी योगदान था शायद। फिर वही अपराध भाव। मम्मी को क्या हुआ था? वही पुरानी दमा, प्राणों की बीमारी। मुंबई की नम आबो हवा में और बढ़ गया। दिल्ली को बहुत याद करती थी। और तुमने चाय पी है? अभी कहाँ? उसने अपना दायां हाथ सर की ओर दीवार पर फेरते हुए पास में लगे बटन को दबाया। शाम होने लगी थी। हम बालकनी में चले गए। छाया मेरे साथ ही खड़ी थी, दोनों हाथ रेलिंग पर रखकर दूर समुद्र की ओर देखते हुए। उसकी बिल्डिंग समुद्र के किनारे सड़क के ऐसे अर्धगोल मोड़ पर है जो बालकनी में आने पर तीनों ओर समुद्र का नज़ारा नजर आता है। हवा का रुख एक दिशा में चल रही लहरों को देखते हलचल का अनुभव दे रहा था। लगा कि हम किसी समुद्री जहाज की डेक पर खड़े हैं और जहाज धीरे धीरे चल रहा है अनजान यात्रा पर। अभी भी लंबी लंबी यात्राएं करते हो? मैं तो इस वक्त भी खुद को यात्रा में समझ रहा हूँ। यहाँ खड़े तुम्हें ऐसा नहीं लगता? ऐसी यात्राएं खुद को ठगने के समान है। लगता है चल रहे हैं पर होते हैं वहीं के वहीं। चलो चल कर बैठे, मैं थकने लगी हूँ। मैं उसका हाथ थामे बेड के पास कुर्सियों की ओर बढ़ा। 1-2 कदम चलकर वह रुक गई। मुझे सहारे की ज़रूरत नहीं, उसने शरारत भरे अंदाज में कहा, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसे साथ साथ चलने में आज भी अच्छा लग रहा है। हम आमने सामने होकर बैठे, खामोश। सिर्फ लहरें बात करती रही। लहरों की भी अपनी भाषा होती है, तुम्हें पता है? छाया ने गुमसुम अंदाज में कहा और मेरे जवाब का इंतजार किए बिना कहती रही। मैं उनकी भाषा, उनकी वेदना समझने लगी। आधी रात को जब नींद नहीं आती है तो यहाँ आकर खड़ी हो जाती हूँ और बातें सुनती हूँ। उनका हंसना, उनका रोना साफ साफ सुनाई देता है। तुम चले तो नहीं जाओगे? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। रहोगे ना? बताओ। कल जाना पड़ेगा। बस? यहाँ से कहाँ जाओगे? वापस अहमदाबाद।
वहाँ का काम अभी अधूरा है। जल्दी फिर आऊँगा। तुम ठीक हो जाओ तो तुम्हें शिमला ले चलूँगा स्नोफॉल दिखाने। सच सच। फिर तो मौत को निराश करना पड़ेगा। मजाक मत करो। सच को तुम मजाक समझते हो? नहीं, मजाक को सच मान बैठता हूँ कभी कभी। मैं वो प्रसंग आगे बढ़ाना नहीं चाहता था क्योंकि मुझे सच का पता था। छाया शायद मेरी मजबूरी समझ गई और खुद ही उसने विषय बदल दिया। दूर क्षितिज के पास वो जहाज देख रहे हो? समुद्र की ओर उंगली से इशारा करते उसने पूछा। थोड़ा ऊपरी हिस्सा नजर आ रहा है, बता सकते हो वो आ रहा है या जा रहा है? शायद आ रहा है, मैंने ध्यान से देखते हुए कहा। नहीं, वो जा रहा है, उसने विश्वास के साथ कहा। तुम्हें क्या पता? उस तरफ से कभी किसी जहाज को आते नहीं देखा है, सिर्फ जाते देखा है। यहाँ बैठकर यही देखती रहती हो? जवाब में उसने लंबी सांस ली और मेरा हाथ पकड़ लिया जोर से। मुंबई में मेरी वह आखिरी शाम थी। तार का नीला कागज अब भी मेरे हाथ में है। तब भी विश्वास नहीं होता कि छाया अब नहीं रही। मन फिर भी तुरंत मुंबई चला जाता है और कार्टर रोड पर आखिरी मंजिल वाले उस फ्लैट का बजर दबाकर उस सीमित अंधेरी कॉरिडोर से गुजरते हुए ड्राइंग रूम से होता हुआ स्पिरिट की बू वाले कमरे में स्टीरियो डेक पर बिखरे कैसेट्स में कैद उदास आवाज़ को सुनता बालकनी में बैठ जाता है, जहाँ लहरों की आवाज़ सुनाई देती है लेकिन उनकी भाषा समझने वाली छाया अब वहाँ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।